नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने अभी जाना होगा या फिर कहीं से नोटिस वायरल देखा होगा कि जो हमारा MPEB है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड, तो उसमें ITI के लिए कुछ जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। तो उस MPEB के अंदर हमारी एक विद्युत वितरण कंपनी है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। तो इसने अभी रिसेंटली टोटल 4009 वैकेंसी इसने जारी किया है, अप्रोक्सीमेट शायद इतना ही होगा। इसमें जो हमारे काम की हैं, इसमें AE की हैं, JE की हैं और भी अदर चीज़ों की हैं। पर हमको इसमें से देखना है कि ITI वालों छात्रों के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो ITI किए हुए विद्यार्थी हैं, हमारे भाई हैं, तो उनके लिए इस 4009 में से एक तो हमारे पास वैकेंसी आई है ITI वालों के लिए लाइन परिचालक, ठीक है ना दोस्तों, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LA, लाइन अटेंडेंट। और एक इसमें आई है परीक्षण सहायक, परीक्षण सहायक, इसको हम लोग बोलते हैं TA, टेस्टिंग असिस्टेंट। तो इन दोनों वैकेंसियों में केवल ITI वाले बंदे एलिजिबल रहते हैं और इसमें ना तो कोई एक्सपीरियंस लगता है और ना ही किसी प्रकार का कुछ। इसमें केवल और केवल इनकी जो डिमांड रहती है, जिस बेस में ये वैकेंसी फिलअप होती हैं, उसमें हमको चाहिए रहता है 10th प्लस ITI। जो ITI है तो ये हमारी या तो इलेक्ट्रीशियन से होनी चाहिए और या तो वायरमैन से। ये जो दोनों ट्रेड होते हैं ये 2 साल के होते हैं ना। जिस छात्रों ने ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से किया है वो इन दोनों पोस्टों के लिए अवेलेबल, मतलब कि एलिजिबल है, ठीक है। अच्छा, यदि हम बात करें तो इस बार जो लाइन परिचालक की वैकेंसी आई है, लाइन अटेंडेंट की, उसमें टोटल 2700 के अप्रोक्सीमेट पद हैं। इसमें टोटल पद, टोटल जो सीट है इस बार या टोटल वैकेंसी 2700 के लगभग है लाइन परिचालक में, लाइन अटेंडेंट में। और लगभग 822 के समथिंग जो वैकेंसी है वो है टेस्टिंग असिस्टेंट में, ठीक है। टोटल सीट जो कि है टेस्टिंग असिस्टेंट के लिए 822। अब यहां पे और यहां पे दोनों पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना है, इसका जो बेसिक जो चालू होता है ना अपने लाइन अटेंडेंट का, ये चालू होता है 19,900 रुपए से, अकॉर्डिंग टू MP गवर्नमेंट का जो भी सिविलियन का रूल है उसके हिसाब से। और इसका जो बेसिक चालू होता है, इसका बेसिक वो होता है 25,500 से। इन दोनों वैकेंसियों में यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें पढ़ने के लिए अंदर से ये चीज आएगी कि नहीं मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, यदि मैं ITI किया हूं इलेक्ट्रीशियन से या फिर वायरमैन से। अच्छा, बात करें तो इन दोनों को सिलेबस में भी थोड़े मोड़े चेंजेस है, इन दोनों के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस है। इन दोनों को जो पेपर आता है वो टोटल मार्क्स जो रहते हैं इसके अंदर वो रहते हैं 100 मार्क्स या फिर 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो जो अभी रिसेंटली जो ट्रेंड है MPEB का, उसमें क्या होता है कि जो 100 में से जो 60 नंबर रहते हैं ये आते हैं अपने टेक्निकल के, ये 60 नंबर या फिर ये जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने टेक्निकल के, ठीक है। और ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं नॉन टेक के। तो इस नॉन टेक में भी रीजनिंग हो सकती है, मैथ हो सकती है 5 नंबर 10 नंबर की, जीके हो सकता है, जीके आता ही है। और देखा जाए तो जो अपने MP में जो भी एनर्जी डिपार्टमेंट का कुछ पोर्शन इसमें से 4 या 5 नंबर में पूछता है। इसके बाद कुछ कंप्यूटर का भी आता है।
तो ये डिपेंड करता है कि पेपर कौन बनाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें अपने को भी देखना है और मेन अपने को फोकस करना इसमें, अपने को मेन फोकस करना इसमें, और इसको भी लेके चलना है। बिना आप इसके लिए चले हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें भी हमें 10-15 नंबर चाहिए 40 में, और ये नंबर ला सकते हैं, कोई इतना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहता है। हमने देख लिया कि कितनी वैकेंसियां हैं और कितने का पेपर आता है। अब हम इसका देख लेते हैं ओवरऑल इसका सिलेबस क्या क्या रहता है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तो फिर हम तैयारी किस बेस में कर सकते हैं, है ना। तो हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, फिर और आगे की बातें हम लोग करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 100 क्वेश्चन। तो इन 100 क्वेश्चनों में से जो आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं वो आपके रहते हैं टेक्निकल के। टेक्निकल मीन्स वही जिससे आपने आईटीआई कर रखा है, और ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं आपको नॉन टेक के, ठीक है। ये हो गए आपके नॉन टेक के। अब हम बात करेंगे टेक्निकल का सिलेबस क्या क्या आएगा। जो अभी जो प्रीवियस वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी पे इन लोगों ने जो नया ट्रेंड अभी है ये जो 60 और 40 वाला कर दिया। पहले ऐसा नहीं था, पहले 75 नंबर का टेक्निकल आता था और 25 नंबर का ये आता था। पहले 75 और 25 का रेशो था, लेकिन अभी इन्होंने 60 और 40 का रेशो कर दिया है, मतलब कि 60 क्वेश्चन टेक्निकल के और 40 क्वेश्चन नॉन टेक के, है ना। तो हम देख लेते हैं कि टेक्निकल का आखिर अपना सिलेबस क्या है। तो यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगी आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या आएगी? इंजीनियरिंग ड्राइंग। और ये कोई हाई फाई ज्यादा नहीं आता है, यही जो आप लोग आईटीआई में पढ़ते हैं ना, बेसिक चीजें। कौन सी पेंसिल कहाँ यूज होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, यही सारी चीजें इसमें आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरे सिलेबस की बात करें हम तो दूसरा सिलेबस अपने पास है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। जहां तक आप लोगों को याद होगा ये आप अलग से एक आपके आईटीआई में सब्जेक्ट लगता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी लगती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग लगती है, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस लगता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा चीजें नहीं है, ये साइंस से रिलेटेड है। जैसे फिजिक्स है अपनी ना, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो फिजिक्स के ही आते हैं। तो ये हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है इसमें, बस हमें ध्यान देके इसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत, हमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, तीसरा बात करें अपने तो अब अपना आता है कोर सब्जेक्ट, दैट इज डीसी मशीन। तो इसके अंदर अपन डीसी मशीन, ये डीसी मशीन में आपका डीसी मोटर भी आ जाएगा और डीसी जनरेटर भी आ जाएगा ना। डीसी मशीन में आपका डीसी मोटर एंड साथ के साथ डीसी जनरेटर, ठीक है ना दोस्तों। ये डीसी मशीन लिखा है, इसके अंदर डीसी मोटर आएगी आपकी और डीसी जनरेटर आएगा। इससे रिलेटेड जो भी इसकी थ्योरी है, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो जो चीजें होती हैं, तो उससे रिलेटेड इसमें आता है, ठीक है। और तीसरा अपन देखें तो आएगा आपका अर्थिंग, ठीक है। ये अर्थिंग, जैसे हम किसी भी चीज की अर्थिंग करते हैं ताकि हमें शॉक ना लग पाए। जैसे अपनी मशीन्स हैं तो मशीन्स में तो हम सप्लाई दे रखें, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो ना तो हम उसको अर्थिंग कर देते हैं ताकि जो भी लीकेज करंट है वो ग्राउंड में चली जाए और हमको शॉक लगने से हम बच पाए। तो ये अर्थिंग भी कई प्रकार की होती हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, चौथा जो अपना आता है ये है आपका मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देखिए इसका मतलब क्या है। हमारे इलेक्ट्रिकल में जैसे हमारा आ गया वोल्टेज, करंट, जैसे हम नहीं लिखते कि 240 वोल्ट है अपने पास, 10 एम्पियर है, तो ये जो है ना क्वांटिटी, मतलब कि जैसे 10 एम्पियर हो गई, 240 वोल्ट हो गया, तो ये तो अपन मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन किसके द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं? अपन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजरमेंट। जैसे आप 240 मेजर कर पाते हैं तो ये वोल्ट मीटर के द्वारा हम कर पाते हैं। तो ये जो वोल्ट मीटर हो गया आपका वो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और जो मेजरमेंट हो गया, जैसे हमने 240 वोल्ट मेजर कर लिया,
तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल के जो भी चीजें कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, जो भी चीजें हैं, रेजिस्टर्स होते हैं कई सारे, तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंपोनेंट्स आते हैं ना। अभी देखते हैं हम लोग, अब आती है हमारी वायरिंग। वायरिंग तो आप सब लोगों ने सुनी होगी, घर में, आपके घर में भी की रहती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में भी वायरिंग रहती है। वायरिंग के बिना तो कोई काम नहीं आता है। जनरली हम लोग अर्थिंग और वायरिंग एक साथ पढ़ते हैं, बस इनने थोड़ा सिलेबस को डिस्क्रीट किया है, अलग से वायरिंग का आया है इनके पास। तो वायरिंग भी कई प्रकार की होती है ना, जैसे कोई टेम्परेरी वायरिंग करनी हो गई तो हम लोग क्लीट वायरिंग कर देते हैं, केसिंग केपिंग होती है ना, कई प्रकार की वायरिंग होती है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि ओवरव्यू हमारे टेक्निकल के अंदर जो 60 क्वेश्चन आए, तो उसमें सिलेबस कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आएगी इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन, तो इंडक्शन मशीन जो है अपनी, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, जैसे अपने पास होती है 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, या फिर यहाँ पे तो दे दिया इंडक्शन मशीन, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मशीन वो भी तो आती है ना। तो हमको ये तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन, स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन, और हमें साथ के साथ हमें सिंगल फेज की जो भी मशीन आती है उनको भी इसके अंदर देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर है, कहीं से भी आ सकता है, तीनों भी चीजें से। इसका हमें प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, और भी जो चीजें हैं अपन पढ़ेंगे डिटेल्स में ना। और लास्ट है जो अपने पास, ये है केबल्स। जो केबल्स होती हैं, तो लास्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, केबल्स। इनने लास्ट में सिलेबस देख रखा। केबल ये भी कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। केबल्स में जनरली हमको देखा जाए तो केबल्स के कितने पार्ट हो, जैसे कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर लेड शीट की जाती है ना, फिर बेंडिंग होती है, अर्बरिंग होती है, सर्विंग होती है, इन सारे पार्टों से केबल अपनी बनी रहती है, बीच में अपना कंडक्टर रहता है। तो ये जो कंडक्टर्स के ऊपर जो सारे पार्ट लगे होते हैं ना, इनका क्या क्या फंक्शन है, जनरली यही चीजें पूछा जाता है, और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाता, और पूछा जाएगा भी तो अपन देखेंगे जब डिटेल में सारी चीजें करेंगे। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप लोगों को ये जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अब देखिए जो नॉन टेक वाला पोर्शन है ना, तो नॉन टेक में यार मुझे लगता है कि यहाँ से 3-4 चीज, जैसे कि मैथ्स आ जाती है कभी कभी ना, मैथ्स हो गई, और फिर रीजनिंग हो गई, ठीक है, और रीजनिंग के बाद जीके हो गई, जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर्स का भी आता है, जनरल नॉलेज इसमें आती है, कुछ एमपी का भी आता है, कुछ अपने भारत का भी आता है, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं, ये बहुत बड़ा होता है ना। यदि हम जीके पढ़ना चाहें तो इसको तो आप लोग देखते ही होंगे कितना वाइड है ये, तो जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे। और इसमें कभी कभी कुछ कंप्यूटर भी आ जाता है, 1-2 प्रश्न, 4 प्रश्न टाइप का। और इसके बाद इसमें जो एमपी का पावर सेक्टर है, ये भी हमें पकड़ के चलना है। एमपी का जो पावर सेक्टर का है, जैसे अपनी देखा जाए तो इसमें मध्य प्रदेश में 3 कंपनियां हैं, एक जनरेशन की अलग है, ट्रांसमिशन की अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग है। फिर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, पूर्व क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, और जो पूर्व क्षेत्र की। तो ये जो वैकेंसी आई है ना दोस्तों, ये पूर्व क्षेत्र की आई है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र की, है ना। अभी इसने इतनी सारी वैकेंसी रिलीज किया, इसके बाद अपनी मध्य क्षेत्र भी आएगी, ये सेपरेट सेपरेट आएंगी, या फिर जो भी रहेगा अपनी पश्चिम क्षेत्र भी अपनी जारी करेगा, या तो खुद से करवा लेगा, या तो फिर दोनों कंपनियां मिलकर आपस में कराएंगे, जैसा भी है, वो अपना पार्ट नहीं है। तो देखा जाए तो ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसको हमें कवर करना है। चलिए, जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस अभी देख लिया इसका, और आप लोगों ने वैकेंसी भी देख ली है, तो ये मुझे लगता है यार आईटीआई के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आई है। अभी तक इतनी वैकेंसी मुझे नहीं लगता कि आई है, क्योंकि जैसा आपने सुना ही होगा, जो मध्य प्रदेश का एनर्जी डिपार्टमेंट है, इसने शायद 49,000 कुछ पद देने के लिए घोषणा करा था, तो उसी में से ये 4,000 कुछ वैकेंसी अभी आई है। अच्छा, आप लोगों के सिलेबस के बारे में जानकारी हो गई है ना, अपने नॉन टेक के बारे में जानकारी हो गई। अब हमको ये देखना है कि हम इसको करेंगे कैसे, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना। तो ये आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हम सब चीजें यूट्यूब पे करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे। कोई ऐसा इशू नहीं है कि कहीं से कहीं तक क्या है, आप लोग केवल और केवल हम पे छोड़ दो, ठीक है। ये जवाबदारी तो हमारी है, और आप केवल ना, जैसे आदमी कोई, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप हमारे पास ही पढ़ें, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो ये जरूर है कि प्रॉपर सीक्वेंस में करें,
और यदि आप हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो जैसा अपन बताएं उस हिसाब से चलेंगे ना तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपका ये वाला पार्ट भी कवर करूंगा और ये तो करूंगा ही करूंगा डिटेल से। मुझे नहीं लगता जितना आप लोग कर लेंगे ये टेक्निकल वाले उतना कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी देख लेंगे अपन, वर्क शार्प कैलकुलेशन भी देख लेंगे, मशीन भी देख लेंगे, अर्थिंग भी देख लेंगे और ये सारी चीजें अपन देख लेंगे। अच्छा, अब अपन बात करते हैं, आपने सिलेबस तो देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि ये जो अपनी वैकेंसी आई है ना दोस्तों, जो मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र के अंदर वैकेंसी आई है, तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का डाउट होगा कि क्या अदर स्टेट के नहीं भर सकते, केवल एमपी के भर सकते। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भी वैकेंसी आई है अपनी इसमें अदर स्टेट जो है वो भी अलाउ है ना, अदर स्टेट भी इसमें अलाउ है। चाहे वो आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी हिंदी भाषी स्टेट या जहां से भी आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट में अलाउ है। बट आप जनरल की कैटेगरी में आएंगे ना, जनरल कैटेगरी में आपका फॉर्म फिलअप होगा। अच्छा, इसमें से एक चीज और अच्छी है, इनमें जो जैसे अपनी लाइन अटेंडेंट की टोटल 2700 वैकेंसी है लाइन अटेंडेंट की। तो एमपी में क्या है कि जैसे बहुत पहले जो वैकेंसी आती थी ना तो संविदा के बेस में आती थी, तो वहां पे क्या करते हैं जो संविदा में कार्यरत कर्मचारी है ना तो उनके लिए शायद कुछ रिजर्वेशन रहता है। इसमें मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है पर मे भी कुछ परसेंटेज रहता है। तो 2700 वैकेंसी में कुछ परसेंटेज ये जो संविदा वाले काम कर रहे हैं वहां पे 5 साल या 6 साल जब उनका हो जाता है उसके बाद वहां से अपना सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरते हैं तो उनको कुछ परसेंट इस सीटों में रिजर्वेशन मिल जाता है, तो उनका सिलेक्शन थोड़ा सा और आसान हो जाता है। अच्छा, आसान नहीं हो तो वो बेचारे काम भी कर रहे हैं ना, काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनका रिजर्वेशन मिलना भी चाहिए। ये ऑब्वियस सी बात है कि अपन किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं संविदा में और वहीं पे रेगुलर की वैकेंसी आई तो फिर है ना, तो मिलना भी चाहिए। तो इतनी वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी होती है दोस्तों। अपनी एलए की 2700 है और जो टीए की वैकेंसी है ना तो जैसा कि मैंने बताया था शायद 822 के समथिंग वैकेंसी है टीए की। तो इन दोनों वैकेंसी में ऐसा नहीं है, हमको क्या सबसे पहले अपना काम रहना चाहिए, जो भी अपना सिलेबस जो अभी हमने डिस्कस करा वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ना हमको फॉर्म दोनों भरना है। ये फॉर्म दोनों सेपरेट सेपरेट भरने पड़ेंगे दोस्तों। एलए का अलग भरना पड़ेगा और जो टीए का अलग भरना पड़ेगा, है ना, अलग अलग इनकी फीस भी करानी पड़ेगी, लेकिन पेपर इनका अलग अलग ही रहता है। जो बच्चे एलए का फॉर्म भरते हैं वो टीए का भी भरते हैं, जो टीए का भरते हैं वो एलए का भी भरते हैं। बस वही है कि जो अभी हमने अभी तक डिस्कस करा सिलेबस के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, हमको कैसे तैयारी करनी, जो आपने अभी तक अपना सिलेबस देखा तो सिलेबस को कैसे डील करना है। तो ऐसा है दोस्तों कि सिलेबस को ना डीपली करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आईटीआई वाले नहीं, इलेक्ट्रिकल का ये जेई का आ गया, ये एई का आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से करनी है और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बताएंगे और प्रॉपर गाइड भी करेंगे कैसा करना है कैसा नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें जो अभी एमपी में वैकेंसी आई है इसके बारे में आप समझ पाए होंगे और जो चीज़ें हैं जैसे अपन को करना वो सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। और मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा यार कि एक बार भरोसा करिए और साथ दीजिए, अपन मिल के फोड़ेंगे वैकेंसी को, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे काफ़ी बार, क्योंकि इसका पेपर है। अच्छा, एक बात तो हमने डिस्कस ही नहीं करी दोस्तों, देखिए शायद ये 20 या 21 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 21/1/2026 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई होगा आपका। अच्छा, इसके बाद जो अपना मार्च 2026 है, मार्च 2026 में इसका एग्जाम हो जाएगा और इनमें एक डेट भी मेंशन कर रही है दोस्तों कि जो आपका परिणाम है या फिर जो आपका रिजल्ट है वो मे बी मई के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई 2026। देन आफ्टर आपका जून के लास्ट वीक में, मे बी जहां तक मैं श्योर हूं, लास्ट वीक में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो देखा जाए तो अभी चल रहा है लगभग दिसंबर चालू ही हो गया, दिसंबर जनवरी फरवरी, अपने पास 3 से 3.5 महीना हम लेके चलते हैं, इतना है, इतना मोर देन सफिशिएंट टाइम होता है। अपन अच्छे सारी चीजें कवर कर लेंगे और जो भी होगा जैसा भी होगा सब कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है या फिर बहुत बड़ा ऐसा कुछ हमें टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। बस मैं इतना ही बोलूंगा कि एक बार भरोसा करिए और जिस हिसाब से आएगा सिलेबस, जो भी चीज़ें आएंगी उसको प्रॉपर पढ़िए, रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ें समझ पाए होंगे और अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।